हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर इंदु एस गौर आज के सत्र में कक्षा 9वीं के लिए स्पर्श हिंदी द्वितीय भाषा के पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित गद्य पाठ 2 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी मां हंसा देवी नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बचेंद्र ने ऐसे विषम स्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए और बीएड की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने उन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। यानी यहाँ पे दर्शाया गया है, परिस्थिति न होने के कारण भी बचेंद्री पाल पढ़ाई लिखाई के लिए 8वीं कक्षा आने के उपरांत उन्होंने खुद का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाने में कोशिश की और 10वीं कक्षा पास होते ही उनके प्रिंसिपल ने उनकी सिफारिश उनके पिताजी से की कि उन्हें आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने संस्कृत में एमए बीएड शिक्षा हासिल की और उसी के साथ साथ ही एवरेस्ट पर विजय पाने वाली वह भारत की पहली महिला का उन्होंने गौरव हासिल किया। आगे देखते हैं। बचेंद्री को पहाड़ी पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ी पर चढ़ने से रोकता था और उनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ चढ़ने के लिए उकसाता था, तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी यह बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं? बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की इनकी इच्छा बचपन में ही पूरी होती रही। यानी बचेंद्री को बचपन से ही चाव था कि पहाड़ों पर चढ़ना, ऐसे कामों में वो बहुत माहिर थी। लेकिन उनका जो भाई था, बड़ा भाई, उनको चढ़ने के लिए रोकता था और उनसे भी छोटा, बचेंद्री पाल से भी छोटा, 6 साल छोटा था, उसको वह पर्वत चढ़ाई के लिए वो सिखाता था। वो बनी मन वो अपने आप को कोसती थी बचेंद्री पाल। लोग ऐसा क्यों समझते हैं, लड़कियों को नाजुक कोमल क्यों समझते हैं? तो जाने अनजाने में ही बचपन में ही इनकी जो जिज्ञासा थी उनको जिज्ञासा को साथ मिल गई हो। किस प्रकार मिली है हम आगे जानते हैं। चूँकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने तराई वाले गांव में आ जाता था। उन महीनों में स्कूल आने जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई और उतरनी पड़ती थी। यानी कहा जाता है जहाँ चाहे वही राह मिलती है, उसी प्रकार बचेंद्री को भी पहाड़ी पर चढ़ने का शौक तो बचपन से ही था। भाई के रोकने के बावजूद भी उनका परिवार ऐसे जगह पे स्थित था जहाँ पे 6 साल में 6 महीने पहाड़ी के तराई वाले गांव में वो जाके रहते थे और वहाँ उनको 6 मील स्कूल को पैदल ही जाना पड़ता था। वह जाने का रास्ता कहाँ था? वो बचेंद्री पाल वहाँ से 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़कर और उतरकर ही उनको स्कूल जाना पड़ता था। आगे देखते हैं। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। यानी उनकी इच्छा को एक नया मार्ग मिला। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी और उनको यह मौका भी मिला और उन्होंने इस अभियान दल में शामिल भी हो गई और ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने 7500 ऊंची चोटी पर सफलता प्राप्त की। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया। यानी अंत में वो दिन आ ही गया और जिस पर उन्होंने जीत हासिल की।
बचेंद्र ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। उनका जो यात्रा वृत्तांत है एवरेस्ट का, तो उन्होंने खुद ही कलमबद्ध यानी उन्होंने खुद ही अपनी भाषा शैली से लिखी है। प्रस्तुत अंश उसी वितरण में से लिया गया है। यह लोमहर्षक अंश बचेंद्र से उस अंतिम पड़ाव से शीर्षक शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। यानी उन्होंने अपना ये जो यात्रा वृत्तांत है अपने शब्दों में ही कलमबद्ध तो किया है, लेकिन वह जब लिखती है तो आपको पढ़ते समय अथवा पाठक छात्रों कोई भी हो, जो कोई भी ये पढ़ रहा है, उनको ऐसा लगता है मानो वो भी बचेंद्री पाल से कदम मिलाकर एवरेस्ट शिखर की यात्रा कर रहा हो। आगे देखते हैं। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट अभियान का अर्थ है चढ़ाई। अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम का अर्थ है कठिन मार्ग, हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। नमचे बाजार शेरपालैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यही के आसपास के गांवों के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। यहाँ बचेंद्री पाल पर्वतारोही दल की एक सदस्य के रूप में एवरेस्ट अभियान पर निकली। लक्ष्य था एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना। दिल्ली से काठमांडू तक की हवाई यात्रा के बाद यह दल नमचे बाजार यानी शेरपालैंड पहुंचा। यहाँ के नेपाली लोग एवरेस्ट को सागरमाथा नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ नमचे बाज़ार का क्या महत्व था। नमचे बाज़ार शेरपालैंड का एक वह महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है जहाँ से एवरेस्ट को निहारा जा सकता है। यात्रा के दौरान साथ चलने वाले शेरपा प्राय इसी शहर और आसपास के निवासी थे। और सागरमाथा का अर्थ है एवरेस्ट। सागरमाथा यानी एवरेस्ट ठोस जल यानी बर्फ़ का भंडार है। सागर से एवरेस्ट के शिखर तक फैले जल की यदि एक मानव आकृति के रूप में कल्पना की जाए तो उस सागर उस शरीर के पांव और एवरेस्ट माता होगा। आइए आगे देखते हैं। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ़ का बड़ा प्लूम देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज़ हवा से सूखा बर्फ़ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ़ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। यानी कि जब बचेंद्री पाल ने देखा बर्फ़ का एक बड़ा प्लूम दिखाई दिया, तो वह पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। उन्होंने बताया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह से आसपास 100 किलोमीटर अथवा उससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता है। बर्फ़ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यानी कि वहाँ से जो भी गुजरता है उनको इन तूफानों को झेलना पड़ता था। आइए आगे देखते हैं। विशेषकर खराब मौसम में यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित का अर्थ है मुग्ध होना था और इनकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। यानी कि यहाँ पर विशेष यानी खराब मौसम में यह सूचना बचेंद्री को डराने के लिए ही पर्याप्त थी।
फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, यानी डट कर कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ी। जब 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेर्पा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खम्बू हिमपात, हिमपात का अर्थ है बर्फ का गिरना, पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी 16 शेर्पा कुलियों के दल में से। तो यहाँ पे दर्शाया गया है, अचानक हिमस्खलन के कारण यह एक दुर्घटना घटी थी, जहाँ पे खम्बू हिमपात पर जाने वाला अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ से सीधी पहाड़ी के धसकने से, यानी गिरने से, बर्फ़ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। और जो 26 मार्च को अभियान दल पेरिस पहुंचने पर समाचार उनको मिला कि 16 शेर्पाओं में से 4 घायल हैं और एक की मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं। एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाया अवसाद का अर्थ है उदासी को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियानों में खतरों को और कभी कभी मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। यानी पे यहाँ जो बड़े बड़े अभियान थे, बड़े अभियानों में जितना रोमांच रहता है उतना ही खतरा भी रहता है। वास्तव में खतरा उठाने का आनंद ही रोमांच कहलाता है। इसी आधार पर कर्नल खुल्लर ने सभी सदस्यों को कहा कि एवरेस्ट जैसा महान अभियान यूं ही विजित यानी कि विजय नहीं प्राप्त कर सकते, उस पर विजित नहीं किया जा सकता। हर पल खतरों से जूझना, यहाँ तक कि मृत्यु तक से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। तो यहाँ पे अग्रिम दल के नेता थे, उनका नाम था, जो उपनेता थे उनका नाम था प्रेमचंद। तो उन्होंने 26 मार्च को पेरिस से लौट आए और उन्होंने उनको गाइडेंस किया अथवा मार्गदर्शन दिया कि किस प्रकार खम्बू हिमपात की स्थिति से उन्हें अवगत कराना चाहिए, यानी उनको मार्गदर्शन दिया किस प्रकार वो करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आगे वे कहते हैं, उनके दल ने कैंप 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है, यानी उनका कैंप 6000 मीटर से कैंप दल से 6000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है। ठीक ऊपर तक का उन्होंने रास्ता क्या किया है, साफ कर दिया है, यानी जो भी अड़चने थे उनको उन्होंने दूर कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियाँ बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। इन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर का अर्थ है बर्फ़ की नदी है और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के लिए किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। उन्होंने मार्गदर्शन दिया, पुल बनाकर, रस्सियाँ बांधकर तथा झाड़ियों के सामने निशान भी बनाए, यानी चिन्ह भी लगा दिए और बड़ी कठिनाई से जायज़ा भी ले लिया। उन्होंने उनका ध्यान ग्लेशियर की तरफ, यानी जो बर्फ़ की नदी थी उनकी तरफ भी दर्शाया कि हिमपात अनियमित होने के कारण, अनिश्चित बदलाव के कारण कभी कभी उनको अचानक आने वाले संकटों का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने जो रास्ता बनाया है उनके ऊपर उनको फिर से उसके ऊपर ही दोबारा काम भी करना पड़ सकता है। तो आइए आगे देखते हैं। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक मृत्यु की खबर मिली, यानी बेस कैंप अभी वो पहुंचे हुए नहीं थे, तभी उनको और एक मृत्यु की खबर मिल गई। जलवायु अनुकूल न होने के कारण, यानी ऑक्सीजन की कमतरता के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। यानी रसोई की सहायक की मृत्यु किसके कारण हो गई? ऑक्सीजन, यानी जलवायु के अनुकूल न होने के कारण, ऑक्सीजन के कमी के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हमें आशाजनक स्थिति में ही
नहीं चल रहे थे, यानी उस वक्त परिस्थिति विपरीत थी। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। लेखिका ने यहाँ एवरेस्ट शिखर को 2 बार देखा, लेकिन वहाँ पे वो दूरी थी। बेस कैंप पहुँचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा उसकी अन्य श्रेणियों को देखा। श्रेणियाँ में शाखाएँ। उन्होंने दूसरी बार भी देखा और दूसरे दिन फिर जाकर पर्वत के निकट पर्वत के थोड़ा सा नज़दीक कहा जा सकता है। यहाँ पे पर्वत श्रेणी एवरेस्ट शाखा तो दूरी थी, लेकिन उनकी जो एवरेस्ट पर्वत की जो शाखाएँ थी, श्रेणियाँ थी, उनको उन्होंने दूर से ही लेकिन देखा और देखते ही वो बहुचक्की हो गई। बहुचक्की का अर्थ है हैरान। बहुचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट में होल्से और नुत्से, ये उनकी शाखाएँ हैं, कि ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। होल्से और नुत्से उनकी शाखा है। वहाँ से गिरती हुई बर्फीली नदी को, टेढ़ी मेढ़ी अवस्था में नदी जो गिर रही थी, तो उसको निहारते हुए लेखिका दंग रह गई, बहुचक्की रह गई। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का व्यवस्थाहीन ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ़ में हलचल हो जाती थी, यानी कि बर्फ़ के गिरने से थोड़ा सा पर्यावरण अथवा वातावरण में हलचल मच जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी। उसकी वजह से बड़े बड़े जो बर्फ़ के पत्थरों जितने बड़े बड़े जो थे बर्फ़ का ढांचे थे, वो गिरने की शंकाएँ थी। अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी, और उसके साथ साथ अन्य कारण भी थे। सीधे धरातल यानी धरती पर सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार, और इस दरार का इससे भी ज़्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। उसके साथ साथ ही और एक भयानक खबर यह थी कि प्रतिदिन जो आरोही थे, कुलियों थे, उनको लगभग 1 दर्जन यानी 10-12 लोगों को वह हिमपात छूकर निकल जाता था। आगे देखते हैं। यहाँ पर लेखिका आगे दूसरे दिन का व्यवरा कर रही हैं। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए, यानी आधा रास्ता उन्होंने पार कर दिया था दूसरे दिन का, और थोड़े से सामान भी आगे लेकर, अधिकांश सामान लेकर बढ़ रहे थे। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का काम बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधने और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। वहाँ पे जाते समय अग्रिम दल में लेखिका को कौन मिला? उनके साथ डॉक्टर मीनू मेहता मिले। उन्होंने अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों के बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। अब तीसरा दिन हिमपात से कैंप तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था, यानी दूसरा दिन खत्म हो गया। अभियांत्रिक के कार्यों के बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी ली और तीसरा दिन की शुरुआत हो गई। तो उन्होंने सामान ढोकर यानी उठाकर लेके जाने का अभ्यास करने के लिए निश्चित थे। आगे देखते हैं। रीता गुम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। बचेंद्र पाल के साथ रीता गुम्बू भी थी और वो दोनों साथ साथ चल रहे थे। हमारे पास वॉकी टॉकी था। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए, जिसमें हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थी। तो 2 ही महिलाएं थी जो कैंप पर सर्वप्रथम पहुँचे। इसकी जानकारी उन्होंने कर्नल खुल्लर को दी, तो वो बहुत खुश हुए। अंगदोरजी, लोब्सांग और गगन बित्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी और अंत में उन्होंने कैंप 4 लगाया। कब? 29 अप्रैल को लगाया और 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगा दिया, और यह संतोषजनक प्रगति भी थी उनके आगे देखते हैं। वर्कशीट में आपको प्रदत्त कार्य दिया गया है, उसे आप हल कीजिए और अपनी फाइल में संजो के रखिए। इनमें से कुछ 5 प्रश्न हैं।
दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? लेखिका को सागर माथा क्यों अच्छा लगा? लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? चौथा, हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? पाँचवा, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल फुलर ने क्या कहा? वर्कशीट को हल कीजिए, अपने फाइल में संजो के रखिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।